5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपसे जुड़े अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से आपको हम पहले जानकारी देंगे पॉली हाउस में अगर आप सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, और साथ ही बात हो गई शरदकालीन फूलों की खेती के लिए भी। जी हाँ, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अगर आज के विषय की हम बात करें तो पॉली हाउस में सब्जियों की खेती और साथ ही शरदकालीन फूलों की खेती, हमारे आज के विषय दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण और अभी के समय के लिहाज से अगर देखा जाए, और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। उनसे भी आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर PK सिंह जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र IARI पूसा नई दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर YC गुप्ता जी, आप प्रोफेसर सलाहकार हैं बागवानी महाविद्यालय थुनाग मंडी हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर गुप्ता। तो देखिए, जैसा कि हमने आज आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे पॉली हाउस के क्या फ़ायदे हैं, हम ये सभी जानते हैं, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है उसमें क्या विकल्प हमारे पास हैं अगर हम उसमें सब्जियों की खेती करना चाहते हैं। और इस बारे में मैं चाहूँगा यहाँ डॉक्टर सिंह आप हमें जानकारी दें। अलग अलग विकल्प किसानों के पास होते हैं, लेकिन आज के समय को देखते हुए अपनाना पॉली हाउस तकनीक जो है क्यों ज़रूरी हो चला है? देखिए, जैसे जब पॉली हाउस की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ऐसी संरचना होती है जिसको कि हम पॉलीथीन से या दूसरा जो क्लैडिंग मटेरियल है हम उससे कवर करते हैं, और पौधों की ग्रोथ, जो उनकी बढ़वार है, पुष्पन और फलन के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो हम उसमें तैयार करते हैं। और उससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो फसल की अवधि है वो बढ़ जाती है, आपको लंबे समय तक उत्पाद मिलता रहता है। दूसरे जो उत्पाद होता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, और कई बार जो है आप बेमौसमी उत्पाद भी ले पाते हैं वहाँ पे। तो ये 3-4 जो मुख्य फ़ायदे हैं, और इसमें कई तरह की तकनीकें हैं, कुछ अधिक लागत वाली हैं और कुछ कम लागत वाली हैं। तो जो किसान अपनी जो सामर्थ्य है उसकी, वो क्या करना चाहता है, उस हिसाब से उनमें से जो ऑप्शंस हैं उनको वो चुन सकते हैं और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अलग अलग विकल्प देखिए आपके पास मौजूद हैं पॉली हाउस तकनीक की अगर बात की जाए, लेकिन किस तरीके से सफलतापूर्वक आप इसमें सब्जियों की खेती कर सकते हैं और कैसे इसके जरिए अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, इस बारे में और भी जानकारी आपको हम विस्तार से देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पॉली हाउस में खेती के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद सब्जी की फसल लगाई जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने से खुले में खेती के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से छुटकारा मिल जाता है। पॉली हाउस में खेती के बहुत से फायदे हैं, जैसे पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। आप पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। टमाटर की बात करें तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पॉली हाउस में लगाई जाने वाली किस्में आमतौर पर असीमित बढ़वार वाली होती हैं। इनमें नवीन, अविनाश, अविनाश 1, 2, सरताज प्लस और रोमा प्रमुख हैं। किस्मों का चयन गोल या लंबे आकार के फल के मंडी भाव के अनुसार करें। पॉली हाउस में तैयार क्यारियों को
100 गेज की काली पॉलिथीन फिल्म से ढक दें और दोनों तरफ किनारों को मिट्टी से दबा दें। सही दूरी के आधार पर टमाटर में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर के अंतर पर दोहरी कतार में छेद बनाएं। संकर नस्ल के टमाटर के पौधों को पॉली हाउस में प्लास्टिक की ट्रे में तैयार कर बाद में रोपण करें। पॉली हाउस में शिमला मिर्च और खीरा बोने के लिए उन्नत और संकर किस्मों का ही चयन करें। सब्जी की बिजाई से पहले पॉली हाउस में गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह से मिला दें। सब्जियों की फसल में समय समय पर काट छांट भी करते रहें। पॉली हाउस के अंदर और बाहर सफाई का खास ध्यान रखें। तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक अलग अलग सब्जियों की जो खेती है वो पॉली हाउस में कर सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ जानकारी की, जो लगातार हेलो किसान के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता जी का भी। डॉक्टर गुप्ता, जानना चाहेंगे आपसे, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और यूं तो फूल हर मौसम में अच्छे लगते हैं सभी को, लेकिन इसकी खेती की अगर बात की जाए तो अभी का जो समय है वो कौन कौन से फूलों की खेती के लिए उचित माना जाता है? उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में भी मुख्य तौर पे ओपन में ग्लैडुलस की खेती करेंगे, और जो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लोग डिफरेंट टाइम पे लगाते हैं। और जो कि दूसरी तरफ जो पॉली हाउस है उसमें कार्नेशन भी लगता है, लिलियम भी लग रहा है और गुलाब भी लग रहा है। मुख्य तौर पे किसान भाइयों को देखना है जो फसलें पहले लग चुकी हैं, कई बार कोहरा ज्यादा आता है, उससे कैसे बचाया जाए, क्योंकि फूलों की जो क्वालिटी के ऊपर ही ज्यादातर पैसे मिलते हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसके अनुसार फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। साथ साथ में नई साल आने वाली है, उससे पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस है, नई साल है, फिर और वैलेंटाइन डे है। इनको फार्मर जो है इस तरह से सिंक्रोनाइज करें, इस ढंग से प्लांटिंग करें कि फ्लावरिंग उस टाइम हो। आजकल किसान भाइयों को जो भी पॉली हाउस में जिप्सोफिला, जैसे हिमाचल प्रदेश में जिप्सोफिला भी लगा हुआ है, यूस्टोमा भी है, 650 से 850 रुपए पर बंच जा रहा है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है जी। और गुलदाउदी की खेती भी ओपन में होती है और पॉली हाउस में। यानी त्योहारी सीजन जो आ रहा है उसको देखते हुए अच्छा मुनाफा हमारे किसान इससे कमा सकते हैं। आवश्यकता है तो इसे जानने की कि कौन सा जो फूल है उसका आप चयन कर रहे हैं, उसकी कौन सी किस्म लगा रहे हैं जिससे अच्छा लाभ आपको मिल सके। इस बारे में और भी जानकारी हम लेंगे डॉक्टर गुप्ता से, लेकिन आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। सर्दी के मौसम को फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय किसान कई तरह के फूल लगा सकते हैं। बात अगर गुलाब की करें तो गुलाब की खेती के लिए अपने इलाके के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। अलग अलग जगहों के लिए गुलाब की अलग अलग किस्में मौजूद हैं। आप गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण। ये आकर्षक गहरे लाल रंग का होता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हर पौधे से सर्दियों में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चूर्णिल आसिता रोग नहीं लगता। पूसा शताब्दी किस्म की बात करें तो ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाके में की जा सकती है। हर एक पौधे से सर्दियों में 20 से 30 और बसंत में 35 से 40 फूल मिलते हैं। वहीं जिन किसानों ने गुलाब लगा रखा है वे पौधे की कटाई छटाई करके गुड़ाई करें। वहीं अगर गेंदा लगाना चाहते हैं तो गेंदे की खेती अलग अलग तरह की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन गेंदे की अच्छी फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 7 से लेकर 7.5 होना चाहिए। 1 हेक्टेयर में पौध तैयार करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलो बीज की जरूरत होती है। सिंचाई की बात करें तो सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जरबेरा की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की क्षारीय और उपजाऊ मिट्टी अच्छी रहती है। जरबेरा की बुआई के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करें। खेत को भुरभुरा बनाने के लिए रोपण से पहले 2 से 3 बार जुताई करें। इसके बाद 1 मीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर उठा हुआ बेड तैयार कर लें। जरबेरा की खेती में पौधों की बढ़वार के लिए सिंचाई का खास महत्व है। मिट्टी की पौधरोपण से पहले हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और पौधरोपण के बाद भी सिंचाई करनी चाहिए। सर्दियों में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें।
तो जाना आपने, आप सर्दियों के मौसम में अगर फूलों की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो किस तरह के जो कृषि कार्य हैं वो आप फिलहाल कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ गुणवत्ता जो है वो अच्छी मिल पाए और उसके ज़रिए आपका जो मुनाफा है उसमें भी इजाफा हो सके। साथ ही यहाँ डॉक्टर सिंह आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि अगर अभी के मौसम को देखें तो किसानों के पास विकल्प है टमाटर की खेती का, लेकिन क्या पॉली हाउस में जो किसान टमाटर की खेती करते हैं उसके लिए हमारे पास अलग किस्में हैं या जो खुले तौर पर करते हैं वही किस्में हैं? मुकुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली जो भी किसान भाई हमारे संरक्षित खेती करते हैं तो वो फसलों का चयन और उनकी किस्मों का चयन ये बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि जो किस्में हम पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं या किसी भी संरक्षित संरचना के अंदर लगाते हैं वो किस्में सामान्य जो हम खुले वातावरण में लगाते हैं उनसे अलग होती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप टमाटर देखें तो जो हमारी बाहर हम फसलें लगाते हैं वो अमूमन 3.5-4 महीने में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो पॉली हाउस के अंदर लगती है वो अनियमित बढ़वार वाली होती है, जिनको कि हम इंडिटर्मिनेट किस्में भी कहते हैं। तो उनको हम लगाते हैं और उनकी बढ़वार जो है वो करीब जो है 20 फुट 25 फुट तक हो जाती है और उसकी जो फसल मिलती रहती है वो आपको मतलब 10 से 11 महीने तक वो फसल देती रहती है। तो इसलिए इनको चयन बहुत ही सूझबूझ के साथ करें। दूसरी, जैसे अब खीरे की किस्म है तो खीरे की जो पार्थेनोकार्पिक गाइनोसियस मतलब जिनमें की परागण की आवश्यकता नहीं होती है और हर गांठ पे आपको जो है मादा फूल मिलेगा तो उसमें से जो है फल बनता है। तो इसलिए जो खुले खेत में हम लगाते हैं वो मोनोसियस किस्में होती हैं, तो इसलिए खुले खेत वाली जो किस्में हैं उनका प्रयोग हम पॉली हाउस या जो भी संरक्षित संरचना, चाहे आप नेट हाउस का प्रयोग कर रहे हैं या वॉक इन टनल्स का कर रहे हैं, तो उसके अंदर उन किस्मों को ना लें और जो संरक्षित संरचनाओं के लिए जो किस्में अनुमोदित की गई हैं उन्हीं किस्मों का प्रयोग करें, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए विस्तार से इस बारे में और भी आगे आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि सर्दियों के मौसम में हम कौन से ऐसे फूल की खेती करें जो हमारा फूल तैयार हो उस समय उसको भी बेच सके। अगर वो मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल रहा है तो उस फूल को इत्र बना करके बेच सके, और अगर और फूल मेरा वही बच रहा है तो उसको सुखा करके भी हम बेच सकें। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर गुप्ता क्या जानकारी देना चाहेंगे? बाराबंकी उत्तर प्रदेश से दर्शक जानना चाह रहे हैं। मैं नंदकिशोर जी, जो आपका बाराबंकी है वहां पर आजकल सबसे ज्यादा ओपन में मेरी गेंदा की खेती कर सकते हैं। और गेंदा के लिए जो लड्डू गेंदा होता है जो कलकत्ता से मिलता है, कलकतिया गेंदा, वो बहुत ही अच्छा पाया गया। और जैसे कि गेंदा जिस खेत में लगाते हैं उसमें सूत्रकृमि या निमेटोड जो कीड़े होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और गेंदे जो है सारा आपको मार्च तक आपको फूल देता रहेगा। अब आपने कि कौन से ऐसे पुष्प लगाए जाए जो ड्राई होके भी आपके काम आ सके, क्योंकि शुष्क पुष्पों का भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा स्कोप है। और जैसे लेगुरस है, ब्रिजा है, ब्रोमस है, हेलिक्राइसम है, इनको भी लगाने से किसान भाई ड्राई फ्लावर इंडस्ट्री को आगे कर सकते हैं। और लाइमोनियम जिसको स्टेटिस बोलते हैं उनको भी लगाने से, लेकिन इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना जरूरी है। अगर आप प्रशिक्षण नहीं करेंगे तब आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आप किसी नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र या किसी यूनिवर्सिटी से जो कृषि विश्वविद्यालय है उनसे जानकारी प्राप्त करें जी, तो आप इसमें हमेशा आपको लाभ भी मिलेगा। जी बिल्कुल, लाभ देखिए कैसे मिल सकता है, लेकिन आवश्यक यही कि उससे पहले आप इसके लिए प्रशिक्षण जरूर लें और उसके बाद इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। साथ ही डॉक्टर गुप्ता जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि अभी तो आपने जानकारी दी कि ये इनके पास विकल्प है गेंदे का, लेकिन जो किसान गुलाब की खेती करना चाहते हैं, अलग अलग विधि से इसकी खेती की जाती है, तो सर्वोत्तम विधि हम कौन सी मान सकते हैं जिससे अच्छा फूल जो है वो किसान को मिले? जो किसान भाई जिनके पास पॉली हाउस नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छी किस्में हैं जिनसे इत्र भी निकाला जाता है, गुलाकंद भी होता है, और वो कट फ्लावर के रूप में भी और लूज फ्लावर के रूप में गुलाब की किस्में हैं। जैसे नूरजहां है, आपने अभी पूसा सेंटेनरी वैरायटी का बताया, पूसा अर्बिता का बताया जी। जिन किसान भाइयों के पास कम साधन है आय के, वहां पर ओपन में खेती करें, क्योंकि अभी जनवरी महीने से लेकर माघी का महीना आएगा, जिसे त्योहार आएगा, उस टाइम गुलाब के लूज फ्लावर की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। जी बिल्कुल, लगातार जो मांग बनी रहती है ना सिर्फ उसकी पूर्ति हो पाएगी बल्कि जो किसान है वो और अधिक लाभ ले भी सकेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुकेश जी क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ सर, हम मुकेश प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं सर, बिहार। जी बताइए। जी सर, मैं
पॉली हाउस का निर्माण करना चाहता हूँ जी। और उसमें जो है सो अब खीरा का खेती करना चाहते हैं, तो कैसे करना होगा, क्या करना होगा, तो थोड़ा सा हमको बताएं सर। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर सिंह क्या जानकारी देना चाहेंगे? मुकेश जी, आप अपने जो जिला कृषि उद्यान अधिकारी हैं, आपके जिला उद्यान अधिकारी आपके जिले के, आप उनके कार्यालय से संपर्क करें और वहाँ से आपको जो पॉली हाउस कैसे लगेगा, क्योंकि जो बिहार सरकार उस पर अनुदान दे रही होगी, वैसे तो आपको भारत सरकार जो दे रही है 50% अनुदान इस पर मिलेगा, और बिहार सरकार भी कुछ अनुदान दे रही है, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारें भी इस पे अलग अलग अनुदान देती हैं। तो आप अपनी फाइल जो है अपने जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से आगे बढ़ाएं, और आप उसके बाद जो भी चाहे खीरे की खेती करना चाहते हैं या टमाटर या शिमला मिर्च, तो उसकी खेती आप उसमें कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो विविधता की हम बात करते हैं डॉक्टर सिंह, क्या ये भी संभव है कि जो किसान अगर 2 सब्जी फसलें जो हैं उनको साथ में लेकर शुरुआत कर सकें? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि आप खीरे की फसल होती है जो वो 3.5 महीने में पॉली हाउस के अंदर भी खत्म हो जाती है। तो अगर किसान ठीक से मैनेज करता है तो वो 3 फसलें आराम से उसके अंदर पॉली हाउस में ले लेता है जी। और उसके साथ वो अगर खीरे के साथ वो टमाटर लगाता है या टमाटर के साथ वो शिमला मिर्च की खेती भी करना चाहता है, तो अगर आप उसमें 1000 स्क्वायर मीटर का आपका पॉली हाउस है तो आप उसमें आधे में शिमला मिर्च लगा सकते हैं, आधे में खीरे की खेती कर सकते हैं या टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो इनको साथ में हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए एक साथ जो दूसरी सब्जी फसल है उसको भी आप लगा सकते हैं, विकल्प आपके पास है। आवश्यकता है तो सिर्फ जानने की और कैसे आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, ये जानकारी लगातार हमारे जो किसान हैं जानने के लिए इच्छुक भी रहते हैं। यहाँ डॉक्टर गुप्ता आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी किस तरीके से हमारे जो किसान हैं गुलाब की खेती कर सकते हैं और यहाँ पर प्रसंस्करण की भी संभावनाएं हमें नजर आती हैं। लेकिन प्रमुख फूलों में अगर गेंदे की भी हम बात करें, अलग अलग क्षेत्रों के लिए कौन सी जो इसकी अच्छी किस्में हैं? गेंदे की हमें जो किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से उषा नारंगी गेंदा, उषा बसंती गेंदा, जो कि ट्रेडिशनल वैरायटी है, और साथ साथ में उषा अर्पिता गेंदा भी एक हाइब्रिड निकला हुआ है। और जो हमारा कलकत्ता है वहाँ कृषि कल्याणी विश्वविद्यालय में भी बहुत ही अच्छी किस्में सबसे पहले भारतवर्ष में निकली, और वहाँ विधान चंद्रा 1, विधान चंद्रा 2, इस तरह की किस्में जिनको लड्डू गेंदा कहा जाता है, और उसकी डिमांड आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा है जी, क्योंकि गेंदे का साइज और रंग उत्तरी भारत में संतरी किस्में, और जो पूर्वी भारत है कलकत्ता और पूर्वी जो हमारे प्रदेश है वहां पर पीले रंग की किस्मों की डिमांड होती है। तो ये किसान भाइयों को देखना है कि कौन सी किस्म हमने किस मार्केट को भेजनी है। आजकल सब कुछ नेट में मिलता है, शादियां भी काफी हो रही है, आगे आने वाले त्योहारों का भी सीजन आने वाला है, तो उस ढंग से खेती करें, उस ढंग से प्लांटिंग करें, जिससे कि और साथ में रख रखाव, जैसे अगर गेंदे की खेती करनी है तो मैंने अपने अनुभव से पाया कि अगर हम इनिशियली 1 ग्राम यूरिया प्रति लीटर स्प्रे हफ्ते में 2 बार करें तो उससे उनकी बढ़वार एकदम बढ़ती है। और साथ में गेंदे में पिंचिंग जो है 40 दिन के बाद ऊपर से जो शीर्ष लोचन करने से उसकी जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा होती है और उसमें ज्यादा लगेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कैसे, और साथ साथ में सर्दियों में आजकल तेला आता है, एफिड ज्यादा आता है, तो वो जैसे बादल होंगे वो पक्का आएगा दिसंबर जनवरी महीने में, उसमें किसी न किसी कीटनाशक का स्प्रे करते रहे, उससे क्या होगा कि वो फसल जो है बहुत ही अच्छी पैदा होगी और बढ़वार भी ज्यादा होगी, और उसमें कोई भी किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े का प्रभाव भी नहीं हो। चलिए, काफ़ी ज़रूरी कि जो फसल है वो रोग और बीमारी से बची रहे, और ख़ासतौर से ये संभव हो सकता है डॉक्टर सिंह अगर हमारे किसान संरक्षित खेती करते हैं या पॉली हाउस में खेती करते हैं तो। जी देखिए, एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि बाज़ार बहुत ज़रूरी है, तो वो पॉली हाउस की जो सब्जियों की खेती करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने ज़िले में जहाँ पे भी कर रहे हैं तो ये पहले उसका सर्वे कर लें कि किस फसल की मांग होती है जी। मैं उदाहरण के तौर पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे किसान हैं बीकानेर में, तो मैं एक बार उनके यहाँ गया तो मैंने देखा कि वो केवल खीरा ही लगाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप टमाटर और शिमला मिर्च क्यों नहीं लगाते? तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ मांग ही नहीं होती है, क्योंकि जो छोटे कस्बे हैं, छोटे ज़िले हैं, जो छोटे शहर हैं, तो उनमें खीरा तो आसानी से खपत हो जाती है उसकी, लेकिन जो रंगीन शिमला मिर्च है या जो चेरी टमाटर है या टमाटर है उसकी उतनी खपत नहीं हो पाती। तो एक तो इसका ध्यान रखें। दूसरा जो आपने बताया रख रखाव की, फसलों के रख रखाव, वो तो बहुत ही आवश्यक है। जैसे जिन किसान भाइयों ने इस समय पॉली हाउस में फसल लगाई हुई है
तो टमाटर उनका फलत दे रहा होगा उसमें, तो उसके बाद क्योंकि उसमें तमाम कर्तन क्रियाएं करनी पड़ती हैं, आपको कटाई छटाई करती रहनी पड़ती, क्योंकि नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, तो वो जो रोग और कीड़े हैं उनको आश्रय देती हैं, तो इसलिए उनकी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो शिमला मिर्च है तो उसमें भी कटाई छटाई करते रहें, और समय समय पर जो हमारे उर्वरक हैं, क्योंकि जो पॉली हाउस के अंदर आप टपक टपक सिंचाई पद्धति से ही पानी देते हैं, तो फर्टिगेशन हम जिसको कहते हैं कि खाद और पानी हम साथ साथ देते हैं, तो जो घुलनशील उर्वरक हैं उनका प्रयोग समय समय पर और उचित मात्रा में वो अवश्य करें, तो ताकि जिससे कि आपके जो पौधे हैं उनको भरपूर पोषण मिले और उनसे हमें भरपूर उपज भी मिले। बिल्कुल, उसके साथ ही जो मुनाफा है वो भी भरपूर मिल सके। बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। आकाश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर जी, मैं यही जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमको खीरा का खेती करना है, ठीक है सर जी, तो उसी का बीज मंगाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल, कैसे आकाश जी, जैसे हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली की एक प्रजाति है जिसे हम DPC 6 या दिल्ली पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर 6 कहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे जो सब्जी संभाग है, सब्जी विज्ञान संभाग, तो उनके अध्यक्ष सब्जी विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली को एक पत्र लिख दें, और अगर बीज की उपलब्धता उस समय होगी तो वो आपको भेज देंगे, नहीं तो फिर भविष्य में आप उस बीज को वहां से प्राप्त कर सकते हैं जी। तो इसके अलावा भी एक प्रजाति है जो कि पंजाब खीरावन, जो कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से विकसित की गई है, वो प्रजाति भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उसकी रहती है पॉली हाउस के अंदर, तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं और वहाँ से भी बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी विभिन्न निजी कंपनियाँ हैं उनकी प्रजातियां भी बाजार में उपलब्ध हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये आवश्यक कि जब भी आप किसी भी किस्म का चयन करते हैं तो प्रमाणित स्रोत से आप ज़रूर लें, और ना सिर्फ प्रमाणित नर्सरियां जो हैं उनका आप रुख कर सकते हैं, जिससे जो आपकी उम्मीद है वो बरकरार रहे और आप जो भी अलग अलग फसलों का चयन कर रहे हैं उसमें अच्छा फलन हो और आपको मुनाफा भरपूर उसके ज़रिए मिल सके। आगे भी आपको जानकारी हम देंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है।
महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पॉली हाउस में किस तरीके से आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं, और अभी जो सर्दियों का मौसम है इसमें यानी शरदकालीन जो मौसम है इसमें फूलों की खेती में आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, इसके ज़रिए भी कैसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ डॉक्टर सिंह आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया टमाटर या खीरे की बात की जाए तो ये तो दो बेहतर विकल्प हैं इन किसानों के पास, लेकिन रखरखाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साल भर एक सब्जी है और किसान की उम्मीद मुनाफे से भी जुड़ी रहती है। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इसमें? देखिए, सबसे पहले तो कि जो आपने नर्सरी जब मतलब आप लगाना शुरू करते हैं तो नर्सरी जो है वो कीट अवरोधी जो जाल है हमारा नेट हाउस है उसके अंदर बनाएं ताकि स्वस्थ और सुरक्षित नर्सरी वो खेत तक पहुंचे, पॉली हाउस तक पहुंचे। जो हमारी रोग फैलाने वाली मक्खी होती है, वाइट फ्लाई जिसको कहते हैं, जो विषाणु रोग फैलाती है, वो नर्सरी से ही फैलता है अधिकतर, क्योंकि नर्सरी से जो आपका पौधा संक्रमित हो जाता है वो संक्रमित पौधा आपके खेत में पहुंचता है और फिर वो खेत से पूरा पॉली हाउस आपका संक्रमित हो जाता है। तो पहली तो ध्यान ये रखें कि जो पौध हो वो सुरक्षित पौध हो और स्वस्थ पौध खेत में पहुंचे। दूसरा कि फसल जो आप किस्म और प्रजाति उसका चयन ठीक तरह से किया जाए कि अच्छी जो गुणवत्ता वाली किस्म है और उसकी प्रजाति वो लें। तीसरा, जब आपकी खेत में जो खाद पानी है उसकी आपका ठीक से प्रबंधन करें, और जब पौध की बढ़वार शुरू हो जाती है तो बढ़वार होते ही एक तो जैसे खाद देते हैं आप, तीसरे दिन से ही खाद देनी शुरू करनी पड़ती है आपको पॉली हाउस के अंदर, कि आपने आज पौधा लगाया तो तीसरे दिन ही आप खाद देना शुरू कर देते हैं। तो जो शेड्यूल होता है फर्टिगेशन का वो पूरी तरह से अपनाया जाए। और चौथा, जो कि आप जैसे समय समय पर कटाई छटाई करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार बढ़ने वाली फसलें हैं, चाहे वो खीरा हो या शिमला मिर्च है या टमाटर है। तो टमाटर में हम अधिकतर एक तना रखते हैं, लेकिन कई जगह पे मैंने देखा है कि अगर आप 2 तने भी रखते हैं तो पौधों की संख्या कम हो जाती है और 2 तने लेके आप ले चल सकते हैं और उनमें लगभग बराबर ही उपज मिलती है। जबकि अगर आप 3 तने रखते हैं तो फल का आकार छोटा हो जाएगा, इसलिए जैसा भी आपको फल का आकार चाहिए उस हिसाब से आप 1 तने या 2 तने लेके चलें। और जैसे खीरा है तो खीरे में हम सिर्फ 1 तना ही चलाते हैं, क्योंकि जो मेन प्राइमरी तना है उसी को हम रखते हैं, बाकी जो तने निकलते हैं उनको हम काटते छाटते जाते हैं। इसी तरह जो शिमला मिर्च होती है, जो रंगीन शिमला मिर्च जिसकी बात कर रहे हैं हम, लाल पीली शिमला मिर्च की, तो उसमें हम 2 या 3, कभी कभी लोग अगर आपको साइज बड़ा चाहिए तो आप 2 पे ही चलाइए, 2 स्टेम्स लेके चलिए, और नहीं तो फिर आप 3 स्टेम ले सकते हैं। क्योंकि और उसके बाद धागा लगाना, क्योंकि इसको सहारा देने के लिए आपको धागा लगाना पड़ता है, ट्रेसलिंग करनी पड़ती है, तो ट्रेसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। समय समय पर उसको लपेटते रहें ताकि पौधा लटके नहीं, और अगर पौधा जैसे लटकेगा तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए वो समय समय पर इन चीज़ों का ध्यान रखें। चौथी बात आती है पादप संरक्षण की, क्योंकि जैसे किसी भी वजह से अगर आपके पॉली हाउस के अंदर कोई कीड़ा आ गया, अधिकतर क्या होता है कि वो फल मक्खी, ये हमारी सफ़ेद मक्खी के द्वारा ही संवाहित किया जाता है विषाणु रोग, वो आती है। और उसके अलावा माइट जो है और थ्रिप्स, इनका प्रकोप भी होता है। तो इन तीनों चीज़ों का इनकी व्यवस्था करते रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इनकी मॉनिटरिंग कैसे हो, पता कैसे चलेगा कि आपके पॉली हाउस के अंदर कीड़ा आ गया है, वाइट फ्लाई आ गई है या थ्रिप्स या फिर वो आ गया है। तो उसके लिए स्टिकी ट्रैप्स होते हैं, पीले रंग के और नीले रंग के। तो पीले रंग के आप ट्रैप लगा देंगे तो जितने ये जो फल इसका रस चूसते हैं पौधे का, तो जैसे वाइट फ्लाई है तो सफ़ेद मक्खी उस पर पीली की तरफ आकर्षित होती है, तो उस पर आप मॉनिटर कर लेंगे कि आपके खेत में सफ़ेद मक्खी आ चुकी है। तो इसका निदान भी देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं, और इसमें तो आपकी लागत भी जो है कम हो पाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण यही कि जो नई तकनीक है उसमें और किस तरीके से आप बेहतरी कर सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा। डॉक्टर वाई.सी. गुप्ता जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर हमारे जो किसान हैं अलग अलग विधि से हम देखते हैं, अगर गुलाब की हम बात करते हैं, कलम विधि का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसमें भी कुछ ऐसी खास बातें जिसका ख्याल रखना होना चाहिए? गुलाब हो चाहे जरबेरा हो, अब मैं 2 तरह से कहता हूँ कि एक तो ओपन का और एक पॉली हाउस में। जी, पॉली हाउस में जैसे जरबेरा लगता है, जरबेरा और गुलाब, इनके अंदर जो है एकदम ग्रोथ बढ़ती है, टेम्परेचर बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों में इनके अंदर। लेकिन साथ साथ में अगर
एंटी इंसेक्ट नेट फटी होगी या ठीक नहीं होगी तो उसके अंदर कीड़े भी आते हैं, कीड़े मकोड़े या बीमारियां आएंगी। जी। तो किसान भाइयों को चाहिए कि एंटी इंसेक्ट बिल्कुल ठीक हो और जो सीटें हैं वो भी फटी ना हो और दरवाजा बार बार ना खुले। सर्दियों में आमतौर पे जैसे 11 बजे के बाद ही साइड वेंट खोले और ओपन वेंट टॉप वेंट खोले। जब अगर बादल हो तब आप साइड वेंट और ओपन वेंट ना खोले। अब इसके साथ जरबेरा में व्हाइट फ्लाई आती है तो हमें येलो स्टिकी वेंट्स लगाने पड़ेंगे। और जो लोअर लीव्स होती है जरबेरा की बहुत ज्यादा घने पत्तियां होती है, तो जो पुरानी पत्तियां हैं उनको थोड़ा थोड़ा उनके काट छटाई करते रहे, उनको निकालते रहे, जिससे कि उनमें अंदर हवा का प्रवाह भी आए और जो जल निकास हो वो प्रॉपर हो। तो हमें साथ साथ में इन चीजों, अगर व्हाइट फ्लाई अगर जरबेरा में आ गई फिर आपके जो फूल है उनकी गुणवत्ता भी कम हो जाएगी और ना के बराबर हो जाएगी। ऐसा ही गुलाब में है, उसमें जैसे गर्मी बढ़ती है एकदम 12 फरवरी के बाद जैसे गर्मी प्लेन में आएगी तो उसमें माइट आना स्टार्ट हो जाएगी। जी। तो माइट के लिए किसी भी वीटीसाइड का स्प्रे बीच बीच में करते रहे। आजकल माइट नहीं आएगी क्योंकि वो चुपचाप हाइबरनेट रहती है, लेकिन उसका जो है, जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा पत्ते को देखते रहे, उसके में 1 या 2 से ज्यादा एग्स ना हो। अगर इससे ज्यादा एग्स होंगे तो एकदम माइट का प्रकोप बढ़ जाएगा, फिर फूलों की गुणवत्ता भी और पैदावार दोनों ही एडवर्सली इफेक्ट होगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो प्रभावित हो सकती है गुणवत्ता। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत विकास जी आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार सर, हमने गेंदे का फूल का खेती करते हैं जी, 1 बीघे का 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से हमें उसमें मुनाफा नहीं दिख रहा है सर। मुनाफा नहीं हो पा रहा है? जी। और उत्पादन कैसा? पौधा लगाते हैं, पौधा बड़ा होता है लेकिन फूल का जो साइज होता है छोटा होता है, फूल का आकार बड़ा नहीं है। जी। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता कुछ और जानकारी आप इनसे लेना चाहेंगे? हाँ जी, मैं विकास जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रदेश से हैं? उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, चंदौली उत्तर प्रदेश से। जी। तो आपको गेंदे की 2 टाइप है, एक तो है फ्रेंच गेंदा, एक है जो अफ्रीकन गेंदा। अफ्रीकन गेंदे की डिमांड सबसे ज्यादा मार्केट में होती है। आपको जैसे मैंने पहले कहा, पूसा रंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा या कलकतिया जो लड्डू गेंदा जो कलकत्ता से आता है, या पूसा गेंदा, इन किस्मों को लगाएं। साथ साथ में आपको यूरिया का स्प्रे, जब पौधे छोटे होते हैं उसमें 1 ग्राम यूरिया का भी स्प्रे हफ्ते में 2 बार करें और पिंचिंग करें, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। और साथ में आपके उत्तर प्रदेश में अब जैसे दिसंबर एंड और जनवरी में कोहरा आएगा, तो शाम के टाइम पानी का जो है फ्लड इरिगेशन से उसमें दे, जिससे कि कोहरे के कारण से पौधे की जो फसलें खराब ना हो। तो ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। देखिए कैसे जो मुनाफा है वो बढ़ सकेगा, लागत लेकिन आपको अपनी कम करनी होगी। और डॉक्टर सिंह, लागत कम करने के लिए हमारे भी जो किसान हैं संरक्षित खेती की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में भले ही खर्च हो लेकिन आने वाले समय में उनको मुनाफा उससे ज़्यादा मिलता है। जी बिल्कुल। और जैसा भी तो हम यहाँ फूल की बात कर रहे थे, लेकिन जो हमारे सब्जी फल है वहाँ भी आकार को लेकर कभी कभी हमारे जो किसान हैं वो परेशान रहते हैं, या वजन की बात की जाए कैसे और गुणवत्ता युक्त उससे ले सकते हैं? देखिए, जैसे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बाज़ार की आवश्यकता कैसी है। जैसे प्रजातियों के चयन की बात करें, अगर टमाटर की बात देखें हम, तो GS 600 एक ऐसी प्रजाति है जिसका टमाटर 100 ग्राम से ज़्यादा बड़ा होता है। जी। अगर आपकी बाज़ार की मांग 100 ग्राम से ज़्यादा बड़े टमाटर की है तो आप GS 600 की प्रजाति लगाएं। हमारी एक संरक्षित खेती के लिए अनुमोदित की गई प्रजाति है पूसा रक्षित, जो एक संकर किस्म है, उसका फल भी लगभग 100 ग्राम के आसपास आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। दूसरी एक हमारी किस्म है पूसा टमाटर संरक्षित 1, ये एक मुक्त परागित ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, जिसका कि किसान भाई अगर बीज एक बार लेते हैं तो दोबारा वो खुद भी बना सकते हैं उस प्रजाति का। तो उसका फल उससे छोटा है। तो अगर आपको छोटे फल की मांग है, आपको जिस बाजार में सप्लाई करना है, तो इसकी प्रजातियों के हिसाब से है। दूसरा, जैसे आपने बड़े आकार वाली प्रजाति ले ली, लेकिन आप चाहते हैं कि अब इसमें फल छोटे साइज का है, तो या तो आप उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज जो तने हैं वो ज़्यादा चला दीजिए, कि 1-2 की चला रहे थे तो हम उसकी जगह 3 चला दें, तो उससे आकार कम हो जाए, उसका छोटा हो जाए, लेकिन उसके जो नंबर फलों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा करना देखिए
लास्ट स्टेज में जाके मुमकिन नहीं हो पाता है। तो पहले से ही हम देखें कि हमें कौन से बाजार को टारगेट करना है और जिस बाजार के लिए हमें सप्लाई करनी है तो उस बाजार की उपयुक्त जो आपकी प्रजाति है उसका ही चयन करें। तो पहले बाजार को ध्यान में रखें, बिल्कुल, फिर बाजार अगला बहुत कदम जरूरी जो है। है वो आगे बढ़ाएं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर। जी प्रसन्न जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मेरा सवाल है सर, मैं पॉली हाउस लगाना चाहता हूँ जी, जिसके बारे में सर मुझे जानना है कि इसको सर कैसे लगवाएंगे और सरकार के द्वारा मेरा सर क्या अनुदान मिलेगा सर? चलिए बिल्कुल, किस तरीके से आर्थिक मदद हो सकती है और कैसे लगाया जाए डॉक्टर सिंह? जी और हाँ सर। प्रसन्न जी, आप अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी रायबरेली जो हों उनके ऑफिस में जाएं और उनसे संपर्क करें, क्योंकि आपकी जो फाइलें हैं वो वहीं से स्टार्ट होती हैं और इस पे जो भी पॉली हाउस की स्कीम्स हैं इन पे 50% जो है वो भारत सरकार अनुदान देती है और उसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें, कोई राज्य सरकार 10%, कोई राज्य सरकार 15%, इस तरह से अनुदान वहाँ और भी मिलता है। तो उनसे ही आपको पूरी जानकारी लग पाएगी। और इसके अलावा हर राज्य की कुछ एक संस्थाएं हैं जो वेंडर्स हैं जो पॉली हाउस लगाने का काम करती हैं, कंपनियां, वो भी उन्होंने चयनित की हुई हैं राज्य सरकारों ने, तो उनके द्वारा ही आपकी वो पॉली हाउस लगेगा जी। तो आप उनसे संपर्क करें। लेकिन डॉक्टर सिंह, जो तकनीक है आज के समय में हम देखते हैं एफपीओ जो हैं उनका निर्माण बड़ी तेजी से होता है। किसान उत्पादक संगठन, अगर एक संगठन जो है एफपीओ जो है वो पॉली हाउस के लिए आवेदन करना चाहता है तो वहाँ कितनी संभावना है मुनाफे की? देखिए, जब जैसे एफपीओ की आपने बात की तो वहाँ पे किसानों की संख्या काफी ज्यादा होती है जो उनसे जुड़े होते हैं। तो अगर वो ग्रुप में कोई पॉली हाउस एक जगह पे लगाना चाहते हैं, 10-20 पॉली हाउस एक जगह या 10-20 एकड़ में लगना होता है, तो भी प्रक्रिया वही है कि आपको जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से ही अपनी फाइलें, जो अपनी कागजी कार्रवाई है वो पूरी करनी होगी। उसके बाद जो अनुदान देय है वो जो नीतिगत जो नियमानुसार अनुदान है वो सरकार देगी। लेकिन एफपीओ के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जो भी एफपीओज हैं, जैसे वो 10-20 लोग हैं, तो वो अपनी जो प्रशिक्षण है वो ज़रूर लें, और चाहे वो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं या उसके अलावा भी कुछ प्राइवेट संस्थान भी हैं जो प्रशिक्षण देते हैं। और हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में हमारा जो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र है, हम लोग भी इस तरह के प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित कराते हैं। और राज्य सरकारें आत्मा के द्वारा या दूसरे जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके द्वारा किसानों को प्रशिक्षण हेतु भेजती हैं। तो इसलिए जो भी जागरूक किसान हैं वो इस संबंध में अपने जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें और वो इस बाबत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ अगर हम जरबेरा की बात करें, गुलदाउदी की बात करें, तो इनमें भी हम देखते हैं किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ की जो उम्मीद की अगर बात कही जाए तो किस फूल से ज़्यादा लाभ हमारे किसान ले सकते हैं? हाँ, ये वैसे डिपेंड करता है कि मार्केट में किस फ्लावर की डिमांड ज्यादा है जी। जैसे कि इस समय कार्नेशन की जो है 850 रुपए का बंच जा रहा है जी, जबकि गुलाब का जो है 200 से 300 रुपए। तो कार्नेशन की डिमांड हमेशा मार्केट में ज्यादा ही रहती है और किसानों को प्रति 500 स्क्वायर मीटर में एक साल में 3 से 5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ मिला है जी। जो हमारे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या जे&के के जो लोग हैं वहां मैंने इनको प्रैक्टिकली देखा है। लेकिन जो आपके मैदानी क्षेत्र है वहां क्योंकि कार्नेशन जो है केवल सर्दियों में लगता है और बाकी मौसम में उनकी फसल नहीं आती, क्योंकि हम यहाँ लगभग साल में 2 से 3 फसलें कार्नेशन की लेते हैं जी। प्लेन में जो है मैदानी क्षेत्रों में गुलाब, जरबेरा सबसे ज्यादा लाभदायक है। अगर प्लेन में तो जरबेरा है जी। जरबेरा सारी साल फूल देता है एक्सेप्ट मई जून जुलाई मैदानी क्षेत्रों में। तो अभी डिपेंड करता है कि किसान कैसी वैरायटियां लगाएं। आपका लाभ वैरायटियों भी डिपेंड करता है। लाल रंग की किस्में गुलाब की, कार्नेशन की और जरबेरा की, इनकी डिमांड हमेशा मार्केट में ज्यादा होती है जी। बिल्कुल। अगर हम सही किस्मों का चुनाव नहीं करेंगे तब चाहे आप किसी भी समय लगाए तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और साथ में आपकी पैकेजिंग कैसी है, क्योंकि फूल एक ऐसी कॉमोडिटी है जो कि पेरिशेबल है। अगर इनकी पैकेजिंग आपने ठीक नहीं की, इनकी हार्वेस्टिंग ठीक नहीं की, आपने किसी प्रिजर्वेटिव का इसमें इस्तेमाल किया हो तो इनकी लाइफ बढ़ सकती है जी। तो ये सारे फैक्टर हैं। ट्रांसपोर्टेशन का साधन क्या रहा जी, इस बारे में भी आपसे मैं आगे जानकारी लूंगा डॉक्टर गुप्ता। काफी महत्वपूर्ण है कैसे उसको हम बाजार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? प्रमोद जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो
हेलो जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर सवाल ये है मेरा कि खीरा जो ककड़ी होती है वो फरवरी के प्रथम हफ्ते में कौन सी किस्म लगाना चाहिए जो अधिक उत्पादन है? चलिए, फरवरी के प्रथम सप्ताह में जानना चाह रहे हैं कौन सी किस्म अच्छी रहेगी। प्रमोद जी, आप पॉली हाउस में लगाना चाहते हैं या खुले खेत में? सर मैं ओपन खेत में लगाना चाहता हूँ, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है मेरा। तो पहले आप मतलब आप प्रजाति कोई भी ले सकते हैं, जैसे अगर हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की प्रजाति है, पूसा उदय करके एक प्रजाति हमारी है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपके राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी भी संस्कृत प्रजातियां होंगी, और जो निजी क्षेत्र की प्रजातियां जो आपके क्षेत्र में प्रचलित हो, क्योंकि कई बार होता है खीरा के कुछ इलाकों में हरा खीरा पसंद करते हैं, कहीं पे वो पीली धारी वाला खीरा पसंद किया जाता है, तो वो आप देख लीजिए, यानी क्षेत्र के अनुसार जो क्षेत्र के अनुसार कि आपकी प्राथमिकता क्या है, कौन सी किस्म को लोग पसंद करते हैं, उस हिसाब से लें। और मैं तो कहूंगा कि आप उसकी प्लग ट्रे में पहले नर्सरी बना लें, उसके बाद उसे खेत में रोपित करें। अगर आप ड्रिप इरिगेशन आप कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा आपकी पौध की जो वो होगी खेत में वो पौध मरेगी नहीं, और आपकी एस्टेब्लिशमेंट उसका वो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय, क्योंकि आप अगर आप बीज से बोएंगे तो बीच बीच में हो सकता है कई जगह पे छोटे पौधे होते हैं तभी कीड़े काट देते हैं, तो उनका रखरखाव मुश्किल होता है। तो इसलिए आप उनको प्लग ट्रे में नर्सरी बनाएं और उसको खेत में रोपित करें। बिल्कुल। तो देखिए, जो अलग अलग तकनीक है, उस तकनीक का किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कैसे उसके ज़रिए ना सिर्फ लागत को कम करें बल्कि मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, इस बारे में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जानकारी का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नहीं અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पॉली हाउस में कैसे आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं और शरदकालीन फूलों की खेती करके किस तरीके से आप अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर शरदकालीन फूलों की हम बात करते हैं, क्या आपका जो समय है किसानों को इस तरफ भी सोचना चाहिए कि ना सिर्फ फूलों की खेती बल्कि प्रसंस्करण के जरिए भी वो अपने मुनाफे को बढ़ा सकें, उन फूलों का चयन किया जाए? हाँ, ये जैसे पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में फूलों के किसानों को काफी घाटा पड़ा जी। अगर जैसे किसान भाइयों को जैसे कार्नेशन के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं या गुलाब के हैं, अगर हम इनमें प्रसंस्करण के तरफ जाते तो, और जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है जी, क्योंकि अब जैसे हम ड्राई फ्लावर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो गुलाब को भी ड्राई किया जा सकता है और काफी सालों तक वो आपके हमारे सबके घरों की शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह से गेंदे की जो आमतौर पे कई विश्वविद्यालयों ने इतनी अनुसंधान किया है कि जो पुष्प जो है मंदिरों में चढ़ते हैं या जो बच जाते हैं, उनके जो है उनसे जो है पिगमेंट निकाला जाता है, जो कि जिसको ल्यूटिन बोलते हैं, जो कि पोल्ट्री फीड के काम आता है और वो 3 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है मार्केट में। तो एक तो गेंदे से ये हो गया, और जो गुलाब है उससे शरबत बनाया जा सकता है, उससे गुलागंद बनाया जा सकता है, उससे तेल निकाला जा सकता है। लेकिन उनकी किस्में जो है पहले, जैसे अगर हम पॉली हाउस की बात करते हैं, पॉली हाउस के गुलाब की कोई भी उससे ना ही गुलागंद बनाया जा सकता, ना ही उससे तेल निकाला जा सकता है। ये किस्में उनमें होती है और वो पहले से वेल डिफाइंड है। तो किसान भाइयों को चाहिए प्रसंस्करण में भी अगर रुचि लेते हैं तो इससे जो अगर ऐसा विपरीत काल चल पड़ता है तो उसमें भी हम ऐसे अनुसंधान कार्य हुए भारतवर्ष में कि उनका लाभ उठाए और उसको काफी समय तक अंदर रख सकते हैं। अगर जैसे कार्नेशन की मार्केट में डिमांड जहाँ कम हो जाती है तो हम कोल्ड स्टोर में भी उनको 4 से 5 हफ्ते तक रख सकते हैं और उसके बाद उनको मार्केट में उतार सकते हैं। उससे भी किसान भाइयों का जो घाटा है वो कम हो सकता है। जी बिल्कुल, और ये बेहद ज़रूरी कि आज के समय में किस तरीके से किसान भी इसी बात पर लगातार सोचते हैं कि जो नुकसान होता है उसको हम कम कर पाएँ, और ख़ास तौर से ना सिर्फ सब्जियों की बात की जाए, फूलों की बात की जाए तो यहाँ और भी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं नुकसान की, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम होने लगा है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप हारुल जी? जी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर ऐसा है कि टमाटर लगाया हुआ है जुलाई से ना जी, पॉली हाउस के अंदर जी, जुलाई ऑनवर्ड अगस्त तक। फिर अभी तक तो उसमें कुछ ज्यादा फ्रूटिंग है नहीं, फूल ही है। अभी तो जो प्रॉब्लम ये है, चलिए जो फलन है वो अभी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर सिंह कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे? दूसरा कि अब उसमें मतलब जैसे इसके होते हैं टमाटर के रस्ती रोग जी, झुलसा रोग वैसा भी रोग है। चलिए, झुलसा की भी संभावना ये जता रहे हैं। हारुल जी, आपने कौन सी प्रजाति लगाई हुई है? ये लगाई जी सिजेंटा। नहीं, वैरायटी का नाम है, पता है आपको? चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, क्योंकि इस समय ठंड पड़ रही है तो क्या होता है कि ठंड के टाइम पे जो परागण की क्रिया है वो हिमसोना लगाया सर। हिमसोना तो अच्छी प्रजाति है और अच्छा उत्पादन भी देती है। तो आप ऐसा करें कि उस प्रजाति जो आप, क्योंकि इस समय ठंड पड़ रही है तो ठंड में क्या होता है, जो पॉलन है वो बर्स्ट नहीं हो पाता है, तो परागण की क्रिया ठीक से हो नहीं पाती है। तो या तो आप उसके अंदर ब्लोअर का इस्तेमाल करें। कितना बड़ा पॉली हाउस है आपका? 500 स्क्वायर मीटर। 500 स्क्वायर मीटर का। तो या तो आप ब्लोअर का, एयर ब्लोअर जो है उसका इस्तेमाल करें, और जो पर्दे हैं, जो साइड कर्टेंस हैं उसके, वो खोलें नहीं, 10-11 बजे के बाद ही खोलें, और शाम को 4 बजते बजते आप उनको बंद कर दें।
वैसे ही करता हूँ सर। हाँ। मैं 11 बजे खोलता हूँ आजकल तो, और 4 बजे बंद कर देता हूँ। हाँ, दूसरा ये कर सकते हैं आप, जब उसके अंदर जब काम करते हैं ना, तो चलते हुए 11 साढ़े 11 के आसपास आप उनको पौधों को थोड़ा सा हिला दें, तो उससे क्या होगा कि जो परागण की क्रिया है वो होने लगेगी और फल उसमें लगने लगेगा। तो एक तो ये करें। दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि उसमें झुलसा भी दिखाई दे रहा है। जी, हेलो जी, बिल्कुल आवाज संभावना ही बता रहे थे कि इस तरह की लग रही है। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि अगर झुलसे का आपको लग रहा है, तो अगर उसमें झुलसा 2 तरह का होता है, तो उसमें पहचान कर लें किस तरह का झुलसा है। तो लेकिन फिर भी आप डाइथेनियम 45 एक दवाई है, उसको आप 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर दें, और अगर देखें कि 1 हफ्ते के बाद फिर भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको आप दोबारा रिपीट कर दें उस स्प्रे को। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप लगातार सावधानी अगर बरतेंगे तो जो समस्या है काफ़ी हद तक कम हो सकेगी। और साथ ही हमारे जो दर्शक हैं किसान कॉल सेंटर के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। कुछ सवाल हमारे पास हैं। ये सावन मलिक हैं महाराष्ट्र से, जिन्होंने ये जानना चाहते हैं गेंदे के साथ टमाटर ये लगाना चाहते हैं, किस प्रकार लगा सकते हैं और क्या सावधानी इनको बरतनी होगी डॉक्टर सिंह? पॉली हाउस के अंदर लगाना चाहते हैं ये बहुत अच्छा है। अगर वो गेंदे के साथ टमाटर लगाना चाहते हैं या टमाटर के साथ गेंदे की किस्म लगाना चाहते हैं जी, तो जैसे गेंदा और टमाटर अगर वो साथ साथ लगाते हैं तो टमाटर की जो पौधा है वो तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और क्योंकि अगर पॉली हाउस में है तो जो रो है तो उनकी क्योंकि हम उसकी दूरी 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो उसके बीच में वो 3 रो ले सकते हैं। एक तो बीच में चली जाएगी और एक जो टमाटर के पौधे से पौधे के बीच की दूरी है वहाँ पे भी वो गेंदे के पौधे ले सकते हैं। और इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो जो सूत्रकृमि की समस्या इसमें आती है पॉली हाउस में, वो बहुत कम हो जाएगी, और क्योंकि सूत्रकृमि उससे दूर भागता है, गेंदे की जो जड़ से पदार्थ निकलता है, तो इसलिए उनको दोहरा फायदा होगा उसमें। जी, एक और सवाल हमारे पास है, ये दिल्ली से अर्जुन साहनी है और ये जानना चाह रहे थे कि टमाटर में रोबोटिक ग्राफ्टिंग क्या है, इसकी जानकारी। साहनी जी कभी हमारे केंद्र पर आके भी विजिट कर सकते हैं। पिछली बार हमने ग्राफ्टिंग की थी, और ये ग्राफ्टिंग 2 तरह से हम करते हैं। एक तो मैनुअल हाथ से करते हैं, इसमें हम टमाटर की को बैंगन के ऊपर प्रत्यारोपित करते हैं। तो नीचे जड़ जो होती है वो बैंगन की होती है, और ऊपर से हम टमाटर का जो भी प्रचलित प्रजाति है उसको हम उसके ऊपर ग्राफ्ट करते हैं। जैसे पहले आपने सुना होगा कि फल वृक्षों में ग्राफ्टिंग होती थी, चाहे वो आम की हो, अमरूद के ऊपर ग्राफ्टिंग करते थे। लेकिन आजकल ये हमारे सब्जियों में, जिसमें कि मुख्यतः टमाटर है, बैंगन है, और शिमला मिर्च है और खीरा है, इन तीनों के मतलब के फसलों में इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। यानी पौधा एक होगा लेकिन फल 2 आएंगे? नहीं। नीचे एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारी जमीन संक्रमित होती है जी, तो हम किसी जंगली प्रजाति को लेते हैं, उसके अलग अलग रूट स्टॉक्स हैं, तो उनको हम लेते हैं और उसको लगा देते हैं। जो मूल ग्रंथ है वो अच्छा रहे। हाँ, तो जो जड़ होती है वो दूसरी, मतलब जिसको रूट स्टॉक कहते हैं, और जो सायन होता है तो मूल ग्रंथ कहीं और का होता है, और जो सायन होता है वो उसको जो सांकुर डाली जिसको कहते हैं, वो हमारी जो प्रचलित प्रजाति होती है, उन्नत प्रजाति, उसको लेते हैं जी, और उसको हम हाथ से ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ग्राफ्टिंग की अनेक तकनीकें हैं। चलिए, इस बारे में रोबोटिक्स की बात की तो एक मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा हम एक तरफ से एक ट्रे में सायन रखते हैं और एक तरफ उसका रूट स्टॉक रखते हैं। जो मशीन में ब्लेड होता है, वो मशीन आती है और ऐसे स्लैंटिंग कट देती है रूट स्टॉक्स को। तो लगातार नई तकनीक जो है देखिए वो इस क्षेत्र में नजर आ रही है। उसके बाद अल्पिन के माध्यम से वो ग्राफ्ट हो जाता है। बिल्कुल, पूरा इस्तेमाल देखिए हमारे जो किसान हैं कर सकते हैं आधुनिक तकनीक का। डॉक्टर गुप्ता, आपसे भी जानना चाहेंगे और किस तरह की सावधानी बरतकर हमारे जो किसान हैं फूलों की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं? आमतौर पे देखा गया है किसान भाई सर्दियों के दिनों में कई तरह के पुष्प लगाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, गेंदा है, गुलदाउदी है, ग्लैडुलस है ओपन में, और पॉली हाउस में कार्नेशन है, गुलाब है और जरबेरा जी। इनमें मेन तौर पे व्हाइट फ्लाई जो है जरबेरा के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर हम व्हाइट फ्लाई को इसको कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने बताया कि व्हाइट येलो स्टिकी बैंड लगा के उसका प्रयोग करें, और साथ साथ में अपने हाथ में बारीक सी एक टहनी पकड़ के उस पौधों को हिलाते रहे, जिससे कि वो व्हाइट फ्लाई उड़ के उसके ऊपर चिपक जाती है जी। और जैसे गुलाब में अगर नई फसल गुलाब की पॉली हाउस में लगी है तो इसमें आप क्या करें कि उसमें 60 दिनों के बाद लगाने के बाद बेंडिंग जरूरी है। जो कमजोर ब्रांचेज होती है उनको छोटा सा जर्क देके उनमें से नए नए सूट विदिन 1 मंथ आ जाते हैं। और साथ में प्रूनिंग जो है गुलाब की ओपन में और पॉली हाउस में, ये दोनों थोड़ा डिफरेंट होती है।
ओपन में तो हम जैसे आजकल जब अभी प्लेन के हिसाब से आजकल कर देते हैं और जनवरी में फूल आ जाते हैं जी, और जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है उनमें हम फरवरी एंड ऑफ मार्च में करते हैं। तो और लेकिन ये भी देखा गया कई बार 20-20 साल के गुलाब के पौधे ओपन में है तो वो अच्छी फसलवार नहीं देते। तो किसान भाइयों, आपको दिसंबर महीने में उनके जो तौलीय बेसिन होते हैं उसकी मिट्टी साइड में कर दे जी। और केवल पौधा जड़े जो अभी चलिए, सावधानी जो है ये हमारे किसानों को बरतनी होगी। ना सिर्फ अच्छे ढंग से फूलों की खेती कर पाएंगे बल्कि पॉली हाउस में सब्जियों की खेती भी ले सकेंगे। फिलहाल डॉक्टर वाई सी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की जी। और साथ ही यहाँ डॉक्टर सिंह, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बताया क्या क्या विकल्प उनके पास है आधुनिक तकनीक के लिए भी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आज आपने कि ना सिर्फ पॉली हाउस में किस तरीके से आप सफलतापूर्वक सब्जियों की खेती कर सकते हैं आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके, औषधकालीन फूलों की खेती कर सकते हैं। हमारे अगले विषय आपको बता देते हैं, रबी फसलों में रोग नियंत्रण, और इसी के साथ आपको जानकारी देंगे गन्ने की उन्नत किस्मों की और देखभाल की भी। ये अगले विषय हैं हमारे। सोमवार के विषय रबी फसलों में रोग नियंत्रण की बात होगी, और जो गन्ने की फसल है उसमें भी किस तरह की देखभाल आपको करनी है, सारी जानकारी आपको हम देंगे। साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव है उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, इस पर भी आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन खुली हुई है। साथ ही ये सारी जानकारी आप यूट्यूब के माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, और उसके बाद ये सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।